हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, जो कि 25 से लेकर 30 अक्टूबर 2021 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने दोस्तों, सभी को हम लोग देखने वाले हैं। और जिस किसी एग्जाम में करंट अफेयर्स के साथ में स्टैटिक जीके का सवाल पूछा जाता है, उस एग्जाम के लिए ये सेशन अति महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। देखिए दोस्तों, आज का सेशन का फर्स्ट करंट अफेयर्स हम लोग के सामने में आ चुका है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों कि जयनगर कुर्था रेलवे लिंक किन दो देशों के सहयोग से बनाया गया है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भारत और नेपाल के सहयोग से यहाँ पे जयनगर कुर्था रेलवे लिंक जो है, इसको यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया है। आप फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों कि जयनगर और कुर्था जो है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक दिख रहा है, इसको बनाने किन दो देशों के सहयोग से निर्माण किया गया है। भारत और नेपाल के सहयोग से जयनगर कुर्था रेलवे लिंक का यहाँ पे जो है बनाया गया है। ठीक है, और इसमें टोटल कितना किलोमीटर है दोस्तों, ये जो रेलवे ट्रैक है, इस ट्रैक का नाम क्या हो जाएगा, जयनगर कुर्था रेलवे लिंक। इसमें टोटल हो जाएगा 35 किलोमीटर। ठीक है, और इसको बनाने के लिए जो है भारत सरकार ने भी यहाँ पे क्या किया है, फंड दिया है। अब भारत सरकार यहाँ पे कितना फंड दिया है, इसको हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि भारत सरकार ने 877 करोड़ नेपाली रुपये में क्या दिया दोस्तों, यहाँ पे अनुदान दिया है। और 877 करोड़ नेपाली रुपये में अनुदान देने के बाद यहाँ पे इस रेलवे लिंक जो है 34.9 किलोमीटर का यहाँ पे रेलवे लिंक को बनाया गया है। तो इसको आप 35 किलोमीटर ही इसको मान सकते हैं। अब ये भारत के जयनगर से, ठीक है, अब पूछेगा ये कि जयनगर कहाँ पे है, तो जयनगर आपका भारत में हो जाएगा, से नेपाल के कुर्था, यानी भारत के जयनगर से और नेपाल के कुर्था तक इस रेलवे लाइन को बनाया जा रहा है, ताकि, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस रेलवे लिंक से जयनगर, बिजालपुरा, ठीक है, बर्दीबास तक कितना 68.77 किलोमीटर के रेल मार्ग का ये हिस्सा है। और इससे ये हम लोग का ये होगा दोस्तों कि जयनगर कुर्था रेलवे मार्ग में विश्व फेमस जो तीर्थ स्थल है जनकपुर धाम सहित 8 रेलवे स्टेशन यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो इसके अलावा आपका जो है जोगबनी से विराटनगर तक 18.6 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बन चुकी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको सीधा सा पूछेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बस सीधा सा पूछेगा कि जयनगर से कुर्था जो रेल लाइन है, लिंक बनाया गया है, इन किन दो देशों के सहयोग से बनाया गया है। और ये भी पूछेगा कि ये जो है भारत ने जो है कितना फंड इसमें दिया है। तो आप लोग इस चीज को यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं दोस्तों कि भारत और बांग्लादेश के बीच में मिताली एक्सप्रेस चलती है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। भारत और नेपाल के बीच में काला पानी और लिपू लेक विवाद है। तो देखिए, अभी हम लोग देख रहे हैं भारत और नेपाल के बीच में जो यहाँ पे जयनगर और कुर्था रेलवे लिंक का जो देख रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे भारत और नेपाल के बीच में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, सभी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो भारत और नेपाल के बीच में काला पानी और लिपू लेक विवाद है। क्वेश्चन में आपको पूछता है कि काला पानी और लिपू लेक का जो विवाद है वो किन दो देशों के बीच में, तो भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि काला पानी और जो लिपू लेक है वो कहाँ पे, उत्तराखंड में, भारत का उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में भी कहां पे, पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में ये स्थित है काला पानी और लिपू लेक। अब यहाँ पे थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि काला पानी और लिपू लेक जो है ये किस चीज का विवाद है। तो यहाँ पे विवाद जो मुख्यतः है नदी का विवाद है। ठीक है, और काली नदी क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, काली नदी भी बोल सकते हैं, तो काली नदी के ही नाम से यहाँ पे काला पानी हुआ है, तो काली नदी के नाम से और शारदा नदी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना सा सवाल हम लोग का यहाँ पे आंसर दे दिए। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में काला पानी और लिपू लेक का ये विवाद है। अब काला पानी और लिपू लेक कहाँ पे, उत्तराखंड में है। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग यहाँ पे जरूर लिखिएगा दोस्तों कि लिपू लेक दर्रा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए अब
और इम्पोर्टेंट बात पे डिस्कशन करते हैं दोस्तों कि नेपाल का जो यहाँ पे प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या हो जाएगा, शेर बहादुर देउबा। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। और सार्क का जो मुख्यालय है दोस्तों काठमांडू में है और इसमें कुल कितने देश हैं, 8 देश इसमें शामिल है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, काठमांडू, और इसमें कितने देश कुल शामिल है, 8 देश यहाँ पे शामिल है। अब यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट चीज हो जाता है कि सिल्वर लाइन जो यहाँ पे अभियान है दोस्तों, वो संबंध किससे है, रेलवे से संबंध है, जो कि कासारगोड़ से तिरुअनंतपुरम तक है। ये दोस्तों कि सिल्वर लाइन जो कहां से कहां तक है दोस्तों, कि कासारगोड़ से लेकर तिरुवनंतपुरम तक, ये क्या है, एक तरह का अभियान है। किसका, रेलवे का, यानी कि इसको बनाया जा रहा है। और ये किस तरह का रेलवे ट्रैक है दोस्तों, ये एक सेमी हाई स्पीड वाला क्या है, रेलवे लाइन है, जो कि कहां पे स्थित है दोस्तों, केरल में स्थित है। तो केरल का क्वेश्चन याद रखिएगा, सिल्वर लाइन जो है ये कहां से कहां तक है, कासारगोड़ से तिरुवनंतपुरम। अब ये कहां पे है, ये आपका केरल में हो जाएगा। और ये कैसा है दोस्तों, ये एक सेमी हाई स्पीड वाला रेलवे लाइन है। ठीक है, इतना बात याद रहेगा। लिपुलेख दर्रा भारत और चीन के बीच में व्यापार का ये दर्रा था दोस्तों, इसको भी इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय मूल के नीरा टंडन को किस देश के राष्ट्रपति के स्टाफ सचिव नियुक्त किया गया दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। आप फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं, इनका नाम है दोस्तों नीरा टंडन। ठीक है, तो नीरा टंडन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के स्टाफ सचिव नियुक्त किए गए। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, भारतीय मूल की क्या है, अमेरिकी नागरिक है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति क्या है, नाम उनका क्या हो जाएगा, जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के 46 नंबर का ये क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति है। इससे पहले कौन थे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जो कि 45 नंबर के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था डोनाल्ड ट्रंप। ओके, चलिए, तो क्या फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति के स्टाफ सचिव नियुक्त होने वाली क्या है, नीरा टंडन पहली महिला है। ठीक है, और इससे पहले जो नीरा टंडन जो थी दोस्तों, व्हाइट हाउस की क्या थी, ये वरिष्ठ सलाहकार थी। अब क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है कि व्हाइट हाउस किसे कहा जाता है, तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। इतना बात याद रहेगा। अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री, उनका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, जिलेन येलेन। आप इस चीज को भी याद रखिएगा। यूएसए की उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, कमला बुआ, यानी कि कमला हैरिसन, जो कि 49 नंबर की क्या हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। तो 46 नंबर का राष्ट्रपति हो जाएंगे जो बाइडेन जी, और 49 नंबर का यहाँ पे हो जाएंगे उपराष्ट्रपति कौन, कमला हैरिस। नीरा टंडन जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति के स्टाफ सचिव के रूप में यहाँ पे नियुक्त हुए हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देख लीजिएगा कि अमेरिका का 16वें राष्ट्रपति जो है अब्राहम लिंकन थे। इस चीज को भी आप लोग इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा परवेंकुलम, ठीक है, परबिमकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य की टाइगर रिजर्व है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे केरल। तो यहाँ पे चर्चा में कौन रहा, परबिमकुलम जो है टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों वो केरल का है। ये हाल फिलहाल में क्या है, बहुत ही चर्चा में है। अब ये चर्चा में क्यों है, ठीक है, इसको चर्चा में क्यों है, तो ये जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन अवार्ड दिया गया है। अब अर्थ गार्जियन अवार्ड क्यों दिया गया है, इसको इस पे भी बात करते हैं हम लोग। तो नेट वेस्ट ग्रुप के द्वारा परबिमकुलम टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन अवार्ड दिया गया है। अब इसको अर्थ गार्जियन अवार्ड किस लिए दिया गया है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिए ये काम किया है। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए नेस्ट ग्रुप के द्वारा परबिमकुलम टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसलिए ये जो है टाइगर रिजर्व बहुत ही क्या है दोस्तों, चर्चा में है। ठीक है, अर्थ हीरोज जो सम्मान है वो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को दिया गया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों, एमपी में हो जाएगा। और एमपी का मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, मामा जी, जिनका नाम है यहाँ पे क्या, शिवराज पाटिल। ओके, चलिए, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा कि टाइगर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, कि 29 जुलाई को टाइगर दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टैटिक जीके का सवाल आ जाता है। 3x2 ये अवार्ड पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया है, जो कि यहाँ पे यूपी राज्य में
स्थित है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है दोस्तों? यूपी राज्य में स्थित है। और इसको कौन सा अवार्ड दिया गया है, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पे मिलेगा? मामा जी के नगरी एमपी में यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है टाइगर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि हाल ही में भारत में 52 टाइगर रिजर्व की दर्जा किसको दिया गया है? रामगढ़ टाइगर रिजर्व को दिया गया है, जो कि राजस्थान में स्थित है। और 53वां, ठीक है, 53वां टाइगर जो रिजर्व है वो आपको गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व को दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। तो 52वीं नंबर का जो टाइगर रिजर्व है उसको दर्जा दिया गया है रामगढ़ टाइगर रिजर्व को, जो कि आपका राजस्थान में है। और 53 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों उसको दर्जा दिया गया है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व को। ये कहाँ पे है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में है। ओके, चलिए इतना बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के द्वारा श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा दोस्तों यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का यहाँ पे योजना तैयार किया गया है और ये योजना को यहाँ पे शुरू किया गया है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जिनका नाम है भूपेश बघेल जी, उनके द्वारा 20 अक्टूबर को 2021 को श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ किया गया। अब यहाँ पे इस चीज से समझते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज से समझते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लोगों की सस्ती दवा, अब जेनेरिक दवा किसको बोला जाता है दोस्तों? तो जेनेरिक दवा जो है, जो सस्ती दवा है उसको बोलते हैं हम लोग जेनेरिक दवा। तो जो सस्ती दरों पर दवाई को उपलब्ध कराने की शुरू, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना को शुरू किया है। इसके द्वारा क्या होगा? जेनेरिक दवा का मतलब होता है सस्ती दरों पर दवाई को उपलब्ध कराना, ठीक है। और इसको कब से स्टार्ट किया गया है? 20 अक्टूबर से राज्य भर में 94 मेडिकल स्टोर का क्या है, वर्चुअल शुभारंभ किया गया। फिर से बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा यहाँ पे धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ किया गया दोस्तों। इसके तहत सस्ती दरों पर यहाँ पे दवाई को उपलब्ध कराया जाएगा और इसको 20 अक्टूबर 2021 को शुभारंभ किया गया। और इसी के तहत पूरे प्रदेश में 94 मेडिकल स्टोर का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है, जिसमें भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 3, दुर्गा भिलाई, चंदोरा, राजनांदगांव, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है दोस्तों कि कहां से कहां तक इसको खोला गया है। और इसका बस टारगेट यही है कि सस्ती दरों में सभी को दवाई को पहुंचाना, ठीक है। और धन्वंतरी मेडिकल स्टोर, धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर में 311 रुपए का, ठीक है, ट्रेवल किट सेट 30 रुपीज में और 691 रुपीज का होम किट सेट 290 रुपये में उपलब्ध है। पहले ही दिन वहां पे 27 ट्रेवलर किट सेट और 22 होम किट सेट की बिक्री हो चुकी है। सीधा सा बात है, सवाल का बस सीधा से निचोड़ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुभारंभ किया गया 20 अक्टूबर 2021 को। इसके तहत जो है सस्ती दरों पर दवाई को उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। और कहां पे कितना कितना खोला गया यहाँ पे आपके सामने पूरा डिटेल्स है दोस्तों, ठीक है। चलिए, इस स्टोर के माध्यम से सस्ती जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें सभी को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगा। महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री का नाम हो जाएगा अजीत जोगी जी। और मध्य प्रदेश से अलग हुआ है कब? 2000 ईस्वी में। और इसका नाम हो गया छत्तीसगढ़ बनाया गया है, ठीक है। चलिए, 1 मई 2021 को चिरंजीवी योजना राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया था, जिसके तहत सभी को स्वास्थ्य सुविधा देना था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि 1 मई 2021 को चिरंजीवी योजना जो है राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें जो है जिसके तहत सभी को स्वास्थ्य सुविधा देना सुनिश्चित किया गया था। आयुष्मान भारत का योजना 23 सितंबर 2018 में रांची से शुरू किया गया था दोस्तों। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीजन बाई का संबंध किस डांस से दोस्तों? पिंडवानी डांस है, जो कि छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, ठीक है। चलिए,
यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हाल ही में लद्दाख के द्वारा राजकीय पशु हिम तेंदुआ को बनाया गया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लद्दाख के द्वारा जो है, लद्दाख का राजकीय पशु कौन हो जाएगा? हिम तेंदुआ, उसको भी याद रखिएगा। और हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में नीदरलैंड की सहायता से बनाया गया, इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और डॉल्फिन संरक्षण केंद्र जो है वो आपका कहाँ पे दोस्तों? पटना में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और कुछ दिन पहले ही हम लोग करंट अफेयर्स में देखे थे, वीकली करंट अफेयर्स में, कि डुंगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु में बनाया गया है। और इसको हम लोग समुद्री गाय के भी नाम से जानते हैं, किसको? डुंगोंग को, ठीक है, क्योंकि गाय के जैसा ये दिखता है। और एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों कि केटली जो मछली है, इसका दूसरा नाम ऊपर महासीर है। ये जो है सिक्किम राज्य के द्वारा इसको क्या किया है? राजकीय मछली घोषित किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अभ्यास क्या है? हाल ही में बहुत ही ज्यादा चर्चा में था दोस्तों, ये अभ्यास क्या है? ध्यान से देखिएगा। जो अभ्यास जो है वो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल क्या है दोस्तों? ये टारगेट है। ये अभ्यास एक तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है, अभ्यास को आप एक तरीके से देख सकते हैं। अभ्यास क्या है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। यानी कि एक तरीके से आप मान लीजिए किसी भी मिसाइल का परीक्षण किए, ठीक है, आप एक मिसाइल बनाए यहाँ पे, ठीक है, और ये मिसाइल सही टारगेट में जाके मार रहा है कि नहीं मार रहा है, इसको चेक करने के लिए आपको एक यहाँ पे क्या बनाया गया? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यहाँ पे रखा गया, ठीक है। तो इसको छोड़ दिया जाएगा, अभ्यास को छोड़ दिया जाएगा, और पीछे से जो आप लोग यहाँ पे मिसाइल बनाए हैं उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, और जाकर इसको ये मार देगा। तो यहाँ पे सीधा सा बात बोले तो अभ्यास क्या है? एक तरीके से बलि का बकरा है, ठीक है। यानी कि अभ्यास के द्वारा, अभ्यास जो है दोस्तों हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया, ये क्या हो जाएगा? टारगेट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आप कोई मिसाइल बनाए हैं, ये मिसाइल सही टारगेट में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो उसको जांच करने के लिए टारगेट पे छोड़ा जाएगा, और वही ये टारगेट है, कौन? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, इसका नाम है अभ्यास, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसको वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ने इसको बनाया है, यानी कि डीआरडीओ ने इसको बनाया है। और इसका परीक्षण कौन किया है दोस्तों? डीआरडीओ ने किया है, चांदीपुर में किया है, और चांदीपुर कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है, ठीक है। डीआरडीओ का स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को किया गया था, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सतीश रेड्डी जी हो जाएंगे, और मुख्यालय हो जाएगा दिल्ली, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तेजस का निर्माण जो है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है दोस्तों। आप तेजस का फिगर को भी देख सकते हैं। तेजस एक क्या है? हल्का लड़ाकू विमान है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि तेजस क्या है दोस्तों? तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है। राफेल जो है, राफेल को जो है यहाँ पे डसोल्ट कंपनी के द्वारा निर्माण किया गया है, ठीक है। राफेल को कहां पर रखा गया है दोस्तों? तो राफेल को जो है गोल्डन स्क्वाड्रन 17 में इसको अंबाला कैंट में इसको रखा गया है, ठीक है। चलिए पिनाका क्या है? तो पिनाका क्वेश्चन पूछेगा, पिनाका क्या है? तो पिनाका एक तरह का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। आप ये जो गाड़ी में लदा हुआ देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है? ये है आपका पिनाका। ये एक तरीके का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, और जिरकॉन रूस का हाइपरसोनिक मिसाइल है, तथा इसका स्पीड कितना है दोस्तों? 9 मैक है, ठीक है। जिरकॉन क्या है? एक तरह का हाइपरसोनिक मिसाइल है। कहाँ का है? रूस का है। इसका स्पीड कितना है? 9 मैक है, याद रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में के माधवन को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल फाउंडेशन के अध्यक्ष चुना गया है। आप इसको भी इंपॉर्टेंट तरीके से याद रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन का पुराना नाम क्या था? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन था। तो इसमें अभी सिर्फ और सिर्फ क्या जुड़ा गया है? डिजिटल। और इसमें अध्यक्ष किसको चुना गया है? के माधवन जी को यहाँ पे अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। संसद टीवी के पहले CEO कौन है दोस्तों? रवि कपूर हो जाएंगे, जो कि आप फिगर के भी माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं। पहले यहाँ पे लोकसभा टीवी अलग हुआ करता था, राज्यसभा टीवी अलग हुआ करता था, ठीक है। और लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिला करके अभी क्या कर दिया गया है? संसद टीवी
कर दिया गया है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। तो लोकसभा टीवी का, ठीक है, संसद टीवी का यहाँ पे सीईओ हो जाएंगे रवि कपूर। सूर्य प्रकाश समिति के सिफारिश पर संसद टीवी का निर्माण किया गया है, इसको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों। और कृति बनर्जी जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहली क्या है, महिला अध्यक्ष है। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, कोलकाता में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चर्चा में रहा नूरी क्या है? देखिए भाई साहब, अगर मैं आंसर ना बताऊं तो आप लोग बोलिएगा नूरी एक लड़की का नाम है, तो नहीं दोस्तों, नूरी एक क्या हो जाएगा, साउथ कोरिया की पहला स्वदेशी असफल रॉकेट है दोस्तों। नूरी क्या है, साउथ कोरिया का एक तरह का क्या है दोस्तों, ये एक स्वदेशी रॉकेट है। ठीक है भाई साहब, यहाँ पे साउथ कोरिया ने जो है यहाँ पे पहला अपना रॉकेट बनाया स्वदेशी। पहली बात तो साउथ कोरिया ने अपना स्वदेशी रॉकेट को बनाया, उसको छोड़ा भी, लेकिन ये रॉकेट जो है दोस्तों असफल हो गया। तो यहाँ पे नूरी क्या हो जाएगा, साउथ कोरिया का ये एक तरह का क्या है, रॉकेट है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट तरीके से। भारत कोरिया मित्रता पार्क जो है दोस्तों वो आपका न्यू दिल्ली में होगा, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। देखिए अब यहाँ पे जो नूरी जो आप देख सकते हैं कि उपलब्धि क्या क्या है। सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि दक्षिण कोरिया ने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट का किया परीक्षण। ठीक है, और ये जो रॉकेट, ठीक है, ये जो रॉकेट जो है 47 मीटर लंबा रॉकेट, ये चमकीला पीला रोशनी के साथ में हवा में ऊपर उड़ता हुआ दिखाई दिया दोस्तों। ये एक देश का एकमात्र अंतरिक्ष केंद्र है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे पहले जो है दक्षिण कोरिया जो किसी भी तरीके से रॉकेट का लॉन्च नहीं किया था, लेकिन ये पहला रॉकेट था जिसको लॉन्च किया, लेकिन ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा असफल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कौन सी ऐप का लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा गरुड़ ऐप। ठीक है, तो गरुड़ ऐप को कौन लॉन्च किया है? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब बोलिएगा कि दोस्तों इस गरुड़ ऐप को लॉन्च क्यों किया गया है, लॉन्च क्यों किया जाएगा? ठीक है, कोई ऐप है, गरुड़ ऐप है, तो इसको लॉन्च क्यों किया गया? तो लॉन्च कौन किया गया उस पर ध्यान देना होगा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो भारत निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन क्या करता है दोस्तों, ये करता है इलेक्शन करवाता है। तो इस ऐप के द्वारा मतदान बूथ में जहां पे आप लोग वोट देने के लिए जाते हैं, ठीक है, जिस बूथ में आप लोग वोट देने के लिए जाते हैं उस बूथ का क्या होगा, डिजिटल मैपिंग किया जाएगा। अभी हम लोग को ये मालूम नहीं चलता है कि कौन सा बूथ कहाँ पे है दोस्तों। तो इस गरुड़ ऐप के द्वारा, अब ध्यान से समझिएगा इस बात को कि गरुड़ ऐप को कौन निर्माण किया, कौन लॉन्च किया? भारत निर्वाचन आयोग। ठीक, इसमें क्या होगा, जब यहाँ पे इलेक्शन होगा दोस्तों, तो इस ऐप के माध्यम से सभी बूथों का डिजिटल मैपिंग किया जाएगा। ठीक है, सभी बूथों का क्या किया जाएगा, डिजिटल मैपिंग किया जाएगा। और इस डिजिटल मैपिंग के माध्यम से आप लोग को मालूम चलेगा कि कौन सा बूथ कहां पर स्थित है और किधर से जाना है। आई बात समझ में? तो यही जानकारी देगा हम लोग को गरुड़ ऐप के माध्यम से हम लोग सभी बूथों में जा सकते हैं, क्योंकि गरुड़ ऐप के माध्यम से डिजिटल मैपिंग यहाँ पे सभी बूथों का किया जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में आ रहा है? चलिए अब कुछ देखते हैं हम लोग स्टैटिक के। भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को किया गया था, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। भारत निर्वाचन आयोग के पहले आयुक्त सुकुमार सेन थे तथा पहली महिला कौन थी? रमा देवी थी। ठीक है, और भारत निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं, 1+2, यानी कि एक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 यहाँ पे चुनाव आयुक्त होते हैं। अब कौन कौन है उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हो जाएंगे? सुशील चंद्र हो जाएंगे, तथा अन्य जो चुनाव आयुक्त है वही अनूप चंद्र और आपका राजीव कुमार है। यहाँ पे जो 2 का बात किया जा रहा है उसमें एक हो जाएगा अनूप चंद्र जी और दूसरा हो जाएंगे राजीव कुमार जी। और यहाँ जो पहला का बात कर रहा है, यहाँ पे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनका नाम हो जाएगा सुशील चंद्र। अब सुशील चंद्र, अब यहाँ पे राजीव कुमार जी
दो नाम यहाँ पे आता है, राजीव कुमार जी आपका चुनाव आयुक्त भी है और एक दूसरा राजीव कुमार है जो कि यहाँ पे क्या नीति आयोग के सीईओ भी हो जाएंगे। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा, दोनों अलग अलग है, नाम एक है लेकिन आदमी अलग अलग है। एनएचआरसी का, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अरुण कुमार मिश्रा जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस क्या हो जाएगा? विक्रांत हो जाएगा। आप यहाँ पे दोनों फिगर के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, देखिए, आईएनएस विक्रांत हो जाएगा। ये जो आप फिगर देख रहे हैं दोस्तों, ये आपको देख के गर्व महसूस होगा। ये एक क्या है दोस्तों? इसका नाम है आईएनएस विक्रांत। अब इसके ऊपर में आप लोग हेलीपैड देख रहे होंगे, ठीक है। ये रोड जो दिखाई दे रहा होगा, तो इस रोड में क्या है? गाड़ी चलाने के लिए नहीं, इस रोड के माध्यम से यहाँ पे हवाई जहाज का ये रनवे है दोस्तों। इस रनवे पे उतारा भी जा सकता है और चढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। तो इस रनवे के माध्यम से हवाई जहाज को उतार भी सकते हैं और हवाई जहाज फिर उड़ भी सकता है। तो विमान वाहक पोत कौन है दोस्तों? आईएनएस विक्रांत, जो है कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का निर्माण कौन किया है दोस्तों? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कर रहा है, ठीक है। और आईएनएस राजपूत को विशाखापत्तनम से डीकमीशन कर दिया गया और इसका टैग लाइन क्या है? राज करेगा राजपूत। आईएनएस राजपूत का विशाखापत्तनम से डीकमीशन, डीकमीशन का मतलब होता है सेवा से निर्गत करना, यानी कि अब वो सेवा में नहीं है, यानी कि आईएनएस राजपूत से अब हम लोग काम नहीं ले रहे हैं, यानी कि वो रिटायर हो गया। डीकमीशन का मतलब रिटायर हो गया, ठीक है। और आईएनएस राजपूत का यहाँ पे टैगलाइन क्या था? राज करेगा राजपूत, ठीक है। और आईएनएस विक्रांत का निर्माण कौन कर रहा है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक। आप इस चीज को भी आप लोग याद रख सकते हैं। आईएनएस राजपूत जो है डीकमीशन हो गया उनका विशाखापट्टनम से। आप लोग इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखें। तो जो है भारत का पहला बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम है, ठीक है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये क्या है? ध्रुव है। ये भारत का पहला बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम है। इसके माध्यम से आपको मालूम चल जाएगा कि कहाँ पे जो है मिसाइल आ रहा है, ठीक है। सही समझे? चलिए चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलियम नेगेयम क्या है? तो ये प्याज की नई एक तरह का दोस्तों, ये आपका एक तरह का प्रजाति है। तो एलियम नेगेयम क्या है दोस्तों? प्याज के एक नई प्रजाति है। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इस नई प्याज की प्रजाति का नामकरण डॉक्टर कुलदीप नेगी के सम्मान में रखा गया है, ठीक है। जो एलियम नेगियम जो है, इस प्याज का नया प्रजाति पाया गया दोस्तों, वो किसके सम्मान में नामकरण रखा गया? डॉक्टर कुलदीप नेगी जी के सम्मान में इसका नाम को रखा गया है, ठीक है। चलिए, सिस्टूरा हिरण्यकेशी मछली का क्या है दोस्तों? ये भी एक तरह का कैटेगरी है, जो कि आप फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं। और कुछ दिन पहले ही हम लोग पढ़े थे कि सिस्टूरा हिरण्यकेशी मछली जो है किसने खोजा है? बाल ठाकरे का, ठीक है। बाल ठाकरे का यहाँ पे उनका जो पोता है वो यहाँ पे खोजा है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि पायरोस्टिया लालजी कॉफी के नया प्रजाति है, जो कि कहाँ पाया जाता है? अंडमान और निकोबार में इसको पाया जाता है, ठीक है। चलिए, और पीतांबर और केसरी हल्दी भी एक तरह का नया क्या है दोस्तों? प्रजाति है, जो कि आप फिगर में भी माध्यम से देख सकते हैं। और सफेद प्याज का जीआई टैग महाराष्ट्र को दिया गया है। अगर आप लोग जीआई टैग वाला वीडियो नहीं देखे दोस्तों, तो जा करके देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जीआई टैग जो है 2021 का जितने भी इंपॉर्टेंट सभी को हम लोग कवर किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना PMASBY की शुरुआत वाराणसी यूपी से किया गया है दोस्तों। आप फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसके तहत यहाँ पे क्या होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, ठीक है, को लॉन्च कर दिया है। और सरकार का दावा है कि इस देश में, ठीक है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी योजना में से ये एक होगी। और इसके तहत अगले 6 साल में कुल 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने ये योजना को क्या कर दी है? मंजूरी दी गई है, ठीक है। जिसका ऐलान बीते 1 फरवरी को पेश में, ये जो जब बजट हुआ था दोस्तों, 1 फरवरी को जब बजट पेश किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, तो उसमें इस योजना के बारे में वहां पे जिक्र किया गया है। और उस योजना को जो है अब यूपी में इसको यहाँ पे स्टार्टिंग कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या क्या होगा
ठीक है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को पेश किए गए बजट में की थी और इसके तहत देश में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर फोकस दिया जाएगा। और 15 मार्च 2021 को स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार 2025 से 26 तक जो है 64,180 करोड़ रुपए के जरिए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा। और इसके तहत क्या क्या होगा उसको थोड़ा देख लीजिएगा। विशेष फोकस वाले 10 राज्यों में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र के लिए सहायता दिया जाएगा। सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का स्थापना किया जाएगा और देश के सभी जिलों में 31 सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला और विशेष फोकस वाले 11 राज्यों में 3382 ब्लॉक में सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाई की स्थापना की जाएगी और यहाँ पे हॉस्पिटल खोलने का भी बात किया गया है। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और 2 मोबाइल अस्पतालों का भी इसमें स्थापना किया जाएगा। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की 5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को भी मजबूत करना होगा। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे टोटल जानकारी आपके सामने है दोस्तों, इसको आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 महोबा यूपी 10 अगस्त 2021 से शुरू किया गया था दोस्तों। और इसके तहत जो है अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने का बात किया गया था। क्वेश्चन आपको पूछेगा कि पीएम उज्ज्वला योजना कहाँ शुरू किया गया था, 2.0 कहाँ शुरू किया गया था, महोबा यूपी से। और इसके तहत क्या बात बोला गया था, इसके तहत जो है 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने का बात किया गया था। पीएम किसान योजना गोरखपुर यूपी से इसको शुरू किया गया था। और ग्राम उज्ज्वला योजना कहां से स्टार्ट किया गया था, आरा बिहार से। और इसके तहत एलईडी लाइट का वितरण करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आईटीबीपी में 24 अक्टूबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो 60वां यहाँ पे स्थापना दिवस जो है आईटीबीपी के द्वारा यहाँ पे मनाया गया है। तो इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को यहाँ पे स्थापना किया गया था। और आईटीबीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, जो कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर को ये सुरक्षा देती है लद्दाख से अरुणाचल तक। ठीक है, लद्दाख से लेकर कहां तक, अरुणाचल तक जो है आप यहाँ पे, ठीक है, लद्दाख ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, लद्दाख। तो यहाँ पे आपका लद्दाख से लेकर ये अरुणाचल तक को सुरक्षा कौन करता है, आईटीबीपी के द्वारा यहाँ पे सुरक्षित किया जाता है। बीएसएफ का महानिदेशक हो जाएंगे पंकज कुमार सिंह। और सीआरपीएफ का स्थापना 1939 ईस्वी में अधिनियम 1949 के तहत किया गया था। और सीआरपीएफ का जो हेड हो जाएंगे दोस्तों वो उनका नाम हो जाएगा कुलदीप सिंह। ठीक है, असम राइफल का मुख्यालय शिलोंग मेघालय में है और तथा इसका अध्यक्ष जो है प्रदीप चंद्र नैयर। एक सिर्फ ऐसा एक अर्धसैनिक बल है जिसका नाम है असम राइफल, जिसका मुख्यालय दिल्ली से बाहर यानी कि शिलोंग में है। नहीं तो बाद बाकी जितना भी अर्धसैनिक बल है सभी का मुख्यालय जो है यहाँ पे दिल्ली में ही होता है। ठीक है, आइस हॉकी ट्रॉफी के विजेता कौन है दोस्तों, आईटीबीपी है तथा इसका आयोजन कहां पे किया गया था, लद्दाख में किया गया था। इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर साल पोलियो दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 24 अक्टूबर को हर साल पोलियो दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। वर्ल्ड पोलियो डे, ठीक है, यहाँ पे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो 2021 में भी यहाँ पे जो है 24 अक्टूबर को यहाँ पे मनाया गया था। तो पोलियो दिवस 2021 का थीम क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिलीवरी ऑन ए प्रोमिस। ठीक है, चलिए और पोलियो का टीका कौन खोजा था दोस्तों, साल्क ने खोजा था, इसलिए इसके साल्क वैक्सीन भी कहा जाता है। पोलियो का टीका कौन खोजा था, साल्क ने खोजा था, इसलिए वैक्सीन और पोलियो का वैक्सीन को साल्क वैक्सीन के भी नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। और पोलियो वायरस से होता है। ठीक है, पोलियो किससे होता है दोस्तों, वायरस से होता है। और जब पोलियो हो जाता है तो ये नर्वस सिस्टम को ये नुकसान पहुंचाता है। देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ में हम लोग इतना सारा स्टैटिक जीके का पढ़ रहे हैं जो कि आपको सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। और पोलियो किससे होता है, वायरस से होता है। और जब पोलियो हो जाता है तो ये नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, सन 2014 में भारत को पोलियो मुक्त
कर दिया गया, यानी कि भारत में जो है पोलियो अब नहीं है। तो विश्व में सिर्फ और सिर्फ दो ऐसे देश हैं जहां पे पोलियो है। पहला नाम बता रहा हूं पाकिस्तान, और दूसरा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। रेबीज जीवाणु से होता है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और जब कभी भी रेबीज होता है दोस्तों तो रेंडो वायरस से होता है। तो जब कभी भी रेबीज होगा तो ये पानी से डर लगता है, जिसे हम लोग हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। अब टिटनेस भी जीवाणु के माध्यम से होता है दोस्तों, ठीक है। और चेचक या फिर स्मॉल पॉक्स के जो टीका है, इसको खोजकर्ता कौन है? एडवर्ड जेनर हो जाएंगे, जो कि विश्व के पहले टीका का खोजकर्ता कौन थे? एडवर्ड जेनर। और किसका खोजकर्ता किया दोस्तों? चेचक का, जिसको हम लोग स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं। बीसीजी टीबी का ये टीका है दोस्तों, और बीसीजी का यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा बेसिलस कलमाटे-गुरिन, ठीक है। और टीबी का फुल फॉर्म हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों कि अक्टूबर 2021 में जारी फीफा रैंकिंग 2021 में भारत कौन से स्थान पे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 106वीं स्थान है दोस्तों भारत का यहाँ पे फीफा रैंकिंग 2021 में। फीफा जो है फुटबॉल से संबंधित है, और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों ज्यूरिख हो जाएगा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोग देख लेते हैं। फीफा 2021 पहले रैंक में कौन हो जाएगा? बेल्जियम हो जाएगा, और बेल्जियम का राजधानी क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बेल्जियम और नाटो और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि नाटो और यूरोपीय यूनियन का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ पे हो जाएगा? बेल्जियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाल ही में भारत ने नेपाल को हराकर सेफ चैंपियनशिप जीता है दोस्तों, ठीक है। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर की राजधानी दोहा में होने वाला है। तो सेफ चैंपियनशिप किसने जीता? भारत ने जीता। किसको हराकर? नेपाल को हराकर। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे होने वाला है? कतर की राजधानी दोहा में। देखिए इतना चीज हम लोग स्टैटिक जीके के माध्यम से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए और इंपॉर्टेंट चीज को देखते हैं कि डुरंड ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन है दोस्तों? एफसी गोवा, ठीक है। तथा इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था। कोपा अमेरिका 2021 का विजेता कौन है दोस्तों? अर्जेंटीना। और उप विजेता हो जाएगा ब्राजील। तो यहाँ पे विजेता तो पूछता ही पूछता है, लेकिन अभी जो एसआई हुआ दोस्तों, एसआई का जो एग्जाम हुआ राजस्थान एसआई, तो यूपी एसआई में भी ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि जो आपका जो है यहाँ पे उप विजेता कौन है कोपा अमेरिका का। तो आप लोग उप विजेता को भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखिएगा। और यूरो कप 2020 का विजेता इटली हो जाएगा, और उप विजेता हो जाएगा इंग्लैंड, ठीक है। इस चीज को इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नागपुर में किया गया है। आप इसको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूं कि जहां पर भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड सवाल रहता है वो क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसके बाद तो पहली जहां पे जुड़ जाएगा तो वो अति महत्वपूर्ण। तो भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला उद्घाटन कहां पे किया गया है? नागपुर में किया गया है। और इसके तहत इसका उद्देश्य क्या है कि तस्करों की पहचान करना, ठीक है। डीएनए डीएनए से क्या होता है? डीएनए प्रयोगशाला से हम लोग को यह मालूम चलाया जाता है कि कौन किसका मर्डर किया, रात में कौन कौन चोरी करने आया, तो सब का यहाँ पे अंगुली का निशान लिया जाता है। तो उसी का मकसद यहाँ पे है दोस्तों कि जो है इसका मकसद ये है कि इसका उद्देश्य सिर्फ तस्करों की पहचान करना है, ठीक है। कि आखिर जंगल से कौन जो है शिकार यहाँ पे करता है, इस चीज को यहाँ पे देखना है, ठीक है। चलिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद को कहा जाता है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? हैदराबाद को। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि नागपुर में भारत के पहले राज्य वन जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? नागपुर में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ठीक है, ने नागपुर महाराष्ट्र में क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्य जीव डीएनए, ठीक है, वाइल्ड लाइफ डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने निर्भया योजना के तहत मुंबई और पुणे में 3 फास्ट ट्रैक डीएनए परीक्षण इकाइयों का भी शुभारंभ किया। अब इसके तहत में, ठीक है, इसमें क्या होगा? इसके तहत में तस्करों को यहाँ पे रोकना है। सीधा सा बात है, तस्करों को यहाँ पे रोकना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट में देखते हैं दोस्तों कि घरों और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने की सुविधा देने वाले दुनिया का पहला देश इंग्लैंड बन चुका है। कुछ महीने पहले, 1 महीना पहले हम लोग ये पढ़े थे दोस्तों, ठीक है,
एक महीना पहले हम लोग ये पढ़े थे कि इंग्लैंड ने ये रेजुलेशन पारित कर दिया गया है कि आप नया ऑफिस बनाइए या फिर नया घर बनाइए, अपने घर में जो है इलेक्ट्रिक चार्जर आपको लगाना होगा ताकि आप पोल्यूशन से बच सके और ज्यादा से ज्यादा आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को आप यूज कर सके। ठीक है, चलिए, हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? एमपी है, यानी जबलपुर। देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप भारत माला परियोजना के तहत उद्घाटन बाड़मेर में किया गया। दोस्तों, 1 से 2 महीना पहले हम लोग ये न्यूज को कवर किए थे कि भारत क्या कर रहा है। दोस्तों, भारत माला परियोजना के तहत जितने भी यहाँ पे जो बॉर्डर वाला गांव सब है, ठीक है, बॉर्डर से सटे हुए जितने भी गांव है, वहां पे क्या बना रहा है भारत सरकार? वहां पे बना रहा है एक डबल यूज वाला रोड। ठीक है, वहां पे इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनाया जा रहा है। अगर जरूरत पड़े तो यहाँ पे हवाई जहाज को उतारा जा सके, यानी कि युद्ध क्षेत्र के माध्यम से इसको हम लोग उसको उपयोग कर सकते हैं। इसलिए जो एयर स्ट्रिप बाड़मेर जिला यानी राजस्थान में इसका उद्घाटन किया गया है, ताकि इमरजेंसी के समय में हम लोग उस रोड का यूज कैसे कर सकते हैं, उसका जो है इमरजेंसी एयर स्ट्रिप के रूप में कर सकते हैं, वहां पे जहाज उतार के। तो भारत के सबसे ऊंचे वायु सौदा का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है? तो सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा, यानी हरियाणा सरकार के द्वारा जो है, ठीक है, हरियाणा सरकार के द्वारा सुपर 100 कार्यक्रम के तहत हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूल के 12 कक्षा तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने की क्या कर देगी दोस्तों? यहाँ पे पेशकश कर दी गई है। हरियाणा सरकार के सभी सरकारी स्कूलों में 9 से लेकर 12 कक्षा तक के विद्यार्थियों को अब किताबें मुफ्त दी जाएगी और इन विद्यार्थियों की संख्या 6 से 19 लाख, ठीक है, 6,19,256 है। इसकी किताबों के लिए 41 करोड़, ठीक है, 47,57,450 रुपये क्या किए गए? मंजूरी किया गया है। पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को पहले से ही पुस्तक के साथ साथ में स्कूल बैग, स्टेशनरी और ड्रेस निःशुल्क दिया जाता था, 1 से लेकर 8 कक्षा। अब 9 से लेकर 12 कक्षा तक के भी विद्यार्थियों को, स्कूली बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चों को यहाँ पे ये सुविधा अब दिया जाएगा, जिसके तहत यहाँ पे 6,19,256 है ना, यहाँ पे विद्यार्थियों को चुना गया है और इनकी किताबों के लिए 41 करोड़, ध्यान दीजिएगा, 41 करोड़ 47,57,450 रुपये मंजूर किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको यहाँ पे आप लोग डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। चलिए, हरियाणा के भिंडवास और सुल्तानपुर को हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। दोस्तों, भारत में कुल कितने रामसर साइट है? 46 रामसर साइट है। रामसर साइट का मतलब होता है दलदली इलाका, ठीक है। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था दोस्तों, और रामसर कन्वेंशन जो है ईरान में है, ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है और इसका स्थापना जो है भारत सरकार और फ्रांस सरकार ने जो है COP21 के तहत यहाँ पे आईएसए का यहाँ पे स्थापना किया था। आईएसए का फुल फॉर्म हम बोलते हैं दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, यानी सोलर के माध्यम से हम लोग सभी चीजों का इस्तेमाल करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आईएसए का वर्तमान निदेशक कौन हो जाएंगे? अजय माथुर जी हो जाएंगे। और अनुच्छेद 21A के तहत राइट टू एजुकेशन को मूल अधिकार घोषित किया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है, कस्तूरी रंगन समिति ये कौन है दोस्तों? इसी के सिफारिश पर नई जो शिक्षा नीति अभी लाया गया है, यहाँ पे 5+3+3+4 जो यहाँ पे नई शिक्षा नीति लाया गया है, ठीक है, कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर ही यहाँ पे लाया गया है। शिक्षा मूल संविधान में राज्य सूची है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, जो शिक्षा जो है मूल संविधान में राज्य सूची है तथा वर्तमान में समवर्ती सूची हो गया है। यानी कि राज्य सूची और समवर्ती सूची मतलब क्या सके कि समवर्ती सूची का मतलब होता है वैसा विषय जिस विषय पर राज्य सरकार भी नियम बना सकती है और केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है, तो इसको बोलते हैं समवर्ती सूची। और राज्य सूची उसको बोलते हैं जो जिसमें कि सिर्फ राज्य सरकार ही यहाँ पे नियम बना सकती है। तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में मेन सिंगल का खिताब
विक्टर एक्सेलेंसन ने जीता है दोस्तों। याद रखिएगा इस तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी खेल खिलाड़ी वाला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और विक्टर एक्सेलेंसन जो है डेनमार्क के ये रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे विजेता तो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वो विजेता हो जाएंगे केंटो मोमेंटो, जो कि जापान के रहने वाले हैं तथा विश्व के नंबर 1 यहाँ पे खिलाड़ी है। कभी कभी विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी लोग भी हार जाता है, ठीक है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 महिला वर्ग में विजेता कौन हो जाएंगे? नाओमी ओसाका। 3 क्वेश्चन अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। कितना? 3 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला वर्ग में विजेता कौन है? नाओमी ओसाका। कहाँ की रहने वाली? जापान की। और पुरुष में अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आंख बंद के टिक लगा सकते हैं दोस्तों, नोवाक जोकोविच, जो कि नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले? सर्बिया के रहने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रेंच ओपन 2021 महिला वर्ग में विजेता कौन हो जाएंगे? बारबोरी ग्रेसिकोवा, जो कि चेक गणराज्य की रहने वाली है। और पुरुष वर्ग में हो जाएंगे नोवाक जोकोविच, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे विंबलडन ओपन 2021 महिला में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और विंबलडन ओपन 2021 में पुरुष में भाई साहब नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। और यूएस ओपन 2021 के महिला में एमा रादुकानु हो जाएंगे, जो कि यूके की हो जाएंगे। और यूएस ओपन 2021 के पुरुष में कौन हो जाएंगे? डेनियल मेदवेदेव, जो कि रूस के यहाँ पे रहने वाले हैं, जो कि किसी ना किसी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में जर्मनी बुक ट्रेंड का शांति पुरस्कार 2021 से को सम्मानित किया गया है, ठीक है। हाल ही में जर्मनी बुक ट्रेंड शांति पुरस्कार, ठीक है, यहाँ पे 2021 से यहाँ पे किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा जिम्बाब्वे की। हाँ, यहाँ पे नाम देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सीधा सा सवाल यहाँ पे है कि हाल ही में जर्मनी बुक ट्रेंड का शांति जो सम्मान है 2021 उनको सम्मानित किया गया। क्वेश्चन में यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, नाम ही लिखना भूल गया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो आपको लिख दिया गया है आप लोग अपने हिसाब से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो कि कहाँ पे रहने वाली है? ये जिम्बाब्वे की ये महिला है, ठीक है। आप इस महिला को भी देख सकते हैं, जो कि ये क्या है दोस्तों? उपन्यासकार है ये, ठीक है। चलिए, ये पुरस्कार पाने वाली पहली अश्वेत महिला है, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड महेंद्रगिरी यूके को दिया गया है। यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, रेंजर अवार्ड किसको दिया गया है? महेंद्रगिरी को दिया गया है। और ये पंचायत जो सम्मान है वो 2021 का सम्मान किसको दिया गया है दोस्तों? यूपी राज्य को यहाँ पे दिया गया। और जो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जो है उसको शकुंतला हरिकेसिंग को दिया गया है। और व्हिटली अवार्ड, ठीक है, व्हिटली अवार्ड 2021 किसको दिया है? ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं अवश्य देखने को मिलेगा। ऐसे तो हम लोग जितना भी इंपॉर्टेंट है सभी को देख रहे हैं दोस्तों। तो व्हिटली अवार्ड जो है 2021 का नुक्लो फॉर्म को दिया गया, जो कि नागालैंड के रहने वाले हैं। और नुक्लो फॉर्म को क्यों दिया गया है? क्योंकि आमुर फाल्कन का एक पक्षी है, आमुर फाल्कन, उसको बचाने के लिए नुक्लो फॉर्म को जो है व्हिटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और 69 नंबर का मिस यूनिवर्स 2021 किससे चुना गया? एंड्रीजा मेजा को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी नागालैंड कर रहा है दोस्तों। इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट तरीके से देख सकते हैं। दोनों फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं जो यहाँ पे आप नागालैंड इसका यहाँ पे क्या कर रहा है? 56वीं जो राष्ट्रीय कंट्री चैंपियनशिप है उसको नागालैंड जो है यहाँ पे होस्ट करने वाला है, मेजबानी करने वाला है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा किस नस्ल का है दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा बन्नी। चलिए फिगर दिखा देता हूं मैं आपको, यहाँ पे 2 फिगर में दिखाता हूं आपको दोस्तों कि इंडियाज फर्स्ट बन्नी बफेलो IVF काल्फ बॉर्न, यानी कि जो आप देख रहे हैं भाई साहब, ये छोटा सा बच्चा भैंस का जो है ये क्या है? पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है। किसका? भैंस का बछड़ा। और ये कौन नस्ल का है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका बन्नी नस्ल का। IVF का यहाँ पे गुजरात में, ये जो कहाँ पे हुआ है दोस्तों? गुजरात में IVF तकनीक से पहले टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा को पैदा किया गया। अब पूछेगा कि टेस्ट ट्यूब बछड़ा कैसे निर्माण किया गया? तो सिंपल सा बात यहाँ पे याद कीजिएगा, स्पर्म और ओवम, ठीक है, स्पर्म और ओवम को एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया गया और इसको फर्टिलाइजर्स कर दिया गया, ठीक है, फर्टिलाइजर्स यहाँ पे कर दिया गया।
और इसी फर्टिलाइजर्स को फिर इस भैंस में इंजेक्ट कर दिया गया और फिर जो है ये इस बछड़ा का जन्म हो गया। अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूं, मान लीजिए कि किसी लेडीज का कोई बच्चा पैदा नहीं होता है, ठीक है, किसी कारण बस, तो उसको टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा उसको जन्म किया जाता है। उसमें होता क्या है कि जेंट्स का स्पर्म और लेडीज का ओवम दोनों को यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब में मिला करके उसको फर्टिलिटी किया जाता है और फिर उसको क्या है उस लेडीज के अंदर में इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद फिर बेबी का बॉर्न होता है। तो उसी के तहत यहाँ पर जो है उसी तरीके से यहाँ पे भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी यानी भैंस का जो बछड़ा है वो बन्नी नस्ल का जो यहाँ पे किया गया है। कौन सा तकनीक से? IVF। ठीक है, चलिए IVF का फुल फॉर्म क्या होगा? विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए यहां पर देख लीजिएगा दोस्तों, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में स्थित हो जाएगा। और ऋग्वेद में गाय को क्या बोला जाता है दोस्तों? अघन्य कहा जाता था। और टोटा जनजाति जो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है, नीलगिरी आपका तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हाल ही में चीन ने सिजियान 21 नामक एक सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे दो फिगर आपके सामने मैं रख रहा हूं कि चीन ने सिजियान 21, क्वेश्चन आपको पूछेगा इंपॉर्टेंट तरीके से, सिजियान 21 क्या है? तो सिजियान 21 जो है चीन का एक तरह का क्या है, उपग्रह है, जो कि सफलतापूर्वक इसको लॉन्च कर लिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 24 अक्टूबर 2021 को केरल ने कौन सा अवार्ड जीता है दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड से 24 अक्टूबर 2021 को केरल को सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे दो फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमेशा दो फिगर दिखाता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है ट्रेन और यहाँ पर भी दिख रहा है ट्रेन, और उसमें दिख रहे हैं कौन? केरल के CM यानी कि पिनराई विजयन जी। अब इससे क्या मतलब है दोस्तों? इससे मतलब हम लोग का यहाँ पे ये है कि ये जो अवार्ड है, कौन सा? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जो है वो केरल को दिया गया है कोची मेट्रो के परिवहन सुविधा के लिए। यहाँ पे ये जो है पर्यावरण के संबंध में ये जो स्टेशन है, ये जो मेट्रो परिवहन है, कोची मेट्रो जो है, इसमें ये काम किया है दोस्तों, इसीलिए एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और ये तो हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। देखिए तभी जो हम लोग देखे थे ना सिल्वर लाइन, ठीक है, सिल्वर लाइन जो यहाँ पे कहां से? केरल से है। कहां से? देखिए ये आपका हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, केरल आपका हो जाएगा, सॉरी तमिलनाडु तो आपका ये साइड हो जाता है, ये आपका केरल हो जाएगा। तो कसारगोड से लेकर कहां तक? तिरुवनंतपुरम तक जो है दोस्तों, कसारगोड से तिरुवनंतपुरम जो है ये एक तरह का रेलवे लाइन है। ठीक है, और इस रेलवे लाइन कार्यक्रम को ही यहाँ पे क्या बोला है? सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए खतरनाक नाम आ चुका है दोस्तों, मक्काराविलाक्कू फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? सबरीवाला मंदिर में ये मनाया जाता है। और ये 2017-18 में बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड में था दोस्तों, क्योंकि सबरीमाला मंदिर कहाँ पे? ये केरल में है और ये बहुत ही चर्चा में शामिल था। ठीक है, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा सिक्किम को यहाँ पे दिया गया, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। और गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता है, केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। और कथकली तथा मोहिनी अट्टम का जो डांस है वो हो जाएगा आपका जो है कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस हो जाएगा? केरल का ये डांस हो जाएगा। ये होगा कथकली, ये हो जाएगा आपका मोहिनी अट्टम। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे फिगर के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। देखिए ये आपका हो गया, ये वाला देख रहे हैं जहां पे मेरा कलम चल रहा है, ये आपका तमिलनाडु का कोस्टल एरिया है। तो तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है जो कि समुद्री तट से जुड़ा हुआ है, तो उस तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट। अगर आपको केरल वाला तट को बोला जाए तो ये मालाबार हो जाएगा। और यहीं पे मालाबार में ही, ठीक है, यानी कि क्वाड का कौन 4 देश यहाँ पे अभ्यास करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और यहाँ पे जो गोवा का जो तट हो जाएगा दोस्तों, जो कि कोंकण तट के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। ठीक है, चलिए कच्छ गुजरात वाला तट बोला जाएगा तो वो काठियावाड़ तट के नाम से भी इसको जाना जाएगा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अहमदाबाद और लखनऊ 2022 में IPL में हिस्सा होने वाले हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए इस IPL में क्या होता था अभी तक? IPL में, ठीक है,
अभी तक 8 टीम खेलते थे ना, अब अहमदाबाद और लखनऊ भी 2022 का आईपीएल से यहाँ पे दो नया जो है यहाँ पे आईपीएल में अहमदाबाद और लखनऊ भी यहाँ पे भाग लेने वाले हैं। तो अब टोटल टीम का संख्या 10 हो जाएगा। इसको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं, आईपीएल 2021 में खेलेगी कुल 10 टीमें। ठीक है, ये तो 21 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे 22 कीजिए, क्योंकि ये जो है दोस्तों यहाँ पे जो है 21 का खेल हो चुका है, क्योंकि आपका जो 20 ये सही बोला है ना 21 में ही, लेकिन तो 2020 का खेल जो है दोस्तों वो 2021 में करवाया गया है ना, तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि 2022 में जो है अब जो है आईपीएल में टोटल 10 टीमें खेले जी, नया टीमें हो जाएंगी अहमदाबाद और लखनऊ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। यूनाइटेड नेशन डे जो है 24 अक्टूबर को हर साल यहाँ पे मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का यहाँ पे स्थापना किया गया था। यूएन स्थापना दिवस 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। यूएन का संस्थापक 51 देश थे उस समय, किंतु पोलैंड जो है हस्ताक्षर नहीं किया था। देखिए वहां पे क्या बोला गया था, जब यूएन का यूनाइटेड नेशन का जब स्थापना किया जा रहा था तो सभी देश यहाँ पे क्या बोले, हाँ भाई ठीक है चलिए मिलकर सबको हम लोग स्थापना करते हैं, लेकिन जब साइन करने का बारी आया तो पोलैंड बोला कि भाई हम तो साइन यहाँ पे नहीं करने वाले। तो आपको पूछेगा कि यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, यूएन का स्थापना दिवस कब है, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, और यूएन का संस्थापक देश कितने हैं, तो 51 देश हो जाएगा, याद रखिएगा उस चीज को। और अभी जो है ठीक है, यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो जाएगा, और न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे हो जाएगा। और अभी जो है यूएन में वर्तमान में 193 देश हो जाएंगे, और नवीनतम देश जो है दोस्तों दक्षिणी सूडान हो जाएगा। यूएन का संस्थापक का 75 साल 2021 में पूरा हो गया, इस चीज को भी याद रखिएगा। और यूएन का महासचिव एंटिनो गुटेरस हो जाएंगे, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और यूएन में टोटल कितने अंग हो जाएंगे, 6 अंग यहाँ पे हो जाएंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 सदस्य अस्थायी होते हैं और 15 सदस्य, देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, 15 सदस्य तो होते हैं, जिसमें के 5 सदस्य अस्थायी होते हैं, और 10 सदस्य जो दोस्तों वो जो है सदस्य अस्थायी है। हर 2-2 साल में ये बदलते रहता है, और इस बार जो है भारत को अस्थायी सदस्य यहाँ पे बनाया गया है, और भारत जो है 8वीं बार जो है अस्थायी सदस्य बनाया गया है। किसके स्थान पे, इंडोनेशिया के स्थान में इसको बनाया गया है। अगस्त महीने में भारत ने सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्षता की थी, इसको भी इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पे हो जाएगा, द हेग हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एडिडास ने दीपिका पादुकोण को महिला खेलों के लिए वैश्विक राजदूत यहाँ पे बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडिडास ने किसको अपना वैश्विक राजदूत बनाया दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा दीपिका पादुकोण को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो है जनजातीय डांस महोत्सव का यहाँ पे 2021 का आयोजन किया जाएगा दोस्तों। आप इस तरीके से फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं। और ये जो है देखिए यहाँ पे जब आपके लिए जब कंटेंट यहाँ पे तैयार किया जा रहा था, तो ये कंटेंट तैयार हो चुका था दोस्तों। ठीक है, हो चुका था, इसलिए यहाँ पे है आपका किया जाएगा। ठीक है, तो ये महोत्सव 28 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक 3 दिनों तक ये आयोजित किया जाएगा। 3 दिन तक ये चलेगा, 28, 29, 30। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं। भिलाई में जो स्टील प्लांट है वो छत्तीसगढ़ में बनाया गया है, सोवियत संघ की सहायता से इसको बनाया गया है दोस्तों। और 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का यहाँ पे निर्माण किया गया है। और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री का नाम हो जाएगा अजित जोगी जी। और ये लोक अदालत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से इसको शुरू किया गया था। यानी कि अदालत में जो भी कार्रवाई किया जाएगा, जो भी सुनवाई किया जाएगा, उसको अब यहाँ पे क्या ऑनलाइन किया जाएगा। यानी कि जो भी तरीके से जो है जो भी सुनवाई किया जाएगा वो सभी को सुन सकते हैं। ठीक है, और जनजातीय संग्रहालय कहाँ पे हो जाएगा, रांची झारखंड में हो जाएगा। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का स्थापना 89वें संविधान संशोधन के तहत इसको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला एरोमेटिक गार्डन सुरभि वाटिका का स्थापना किया गया है दोस्तों, उद्घाटन किया गया है, तो उत्तराखंड हल्द्वानी में। आपको क्वेश्चन पूछेगा सीधा से,
देश का पहला है ना, जहां पर भी एक बात को आप लोग याद रखिएगा, जहां पर भी देश का पहला हो गया, पहली हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देश का पहला एरोमेटिक गार्डन सुरभि गार्डन कहाँ उद्घाटन किया गया है, तो उत्तराखंड हल्द्वानी में, ठीक है। और ये जो आप फिगर देख सकते हैं दोस्तों, अभी मैं बताऊंगा कि इस गार्डन में कितना 140 प्रकार का सुगंधित फूल यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म जो सम्मान है, ठीक है, वो प्रतिष्ठित 51 दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है, अभिनेता रजनीकांत को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा रजनीकांत जी को, ठीक है। किस में, 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्टर रजनीकांत जी को 51 नंबर का दादा साहेब फाल्के सम्मान से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका बेस्ट डायरेक्टर हो जाएगा भट्टार होरेन, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बेस्ट जो एक्ट्रेस हो जाएंगे कंगना रनावत हो जाएंगी, और बेस्ट एक्टर जो हो जाएंगे मनोज बाजपेयी, ठीक है, और भोसले फिल्म के लिए, और धनुष को यहाँ पे असुरन फिल्म के लिए यहाँ पे दिया गया है। देखिए आपके सामने में यहाँ पे मैं सभी को यहाँ पे रख दिया हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट है तरीके सब रखा हुआ हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसको क्या नोट कॉपी कर लीजिएगा। नोट करने का जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको यहाँ पे सभी टेलीग्राम में इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा, ठीक है। सभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, सभी का सभी जितना भी है सभी का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सभी जितना भी जो है दोस्तों सभी का यहाँ पे आपके सामने में दिया गया है, आप इसको इंपॉर्टेंट तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब प्रतिवर्ष इन्फेंट्री दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 27 अक्टूबर को जो है इन्फेंट्री दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं, शॉर्ट जानकारी, कि हर साल जो है 27 अक्टूबर को यहाँ पे इन्फेंट्री दिवस क्यों मनाया जाता है। थोड़ा सा मैं शॉर्ट जानकारी देता हूँ। जब यहाँ पे भारत का विभाजन हो गया दोस्तों, तो भारत और पाकिस्तान दो देश यहाँ पे क्या हो गया, निर्माण हो गया, ठीक है। अब उस समय तक जो है जम्मू कश्मीर पे दोनों का ही नजर था दोस्तों, भारत का भी और यहाँ पे पाकिस्तान का भी। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान जो है भारत से अलग हो गया, मतलब भारत का जब विभाजन हो गया, तो पाकिस्तान क्या सोचने लगा कि जो यहाँ पे जो है, जो हम यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है बहुत ही खूबसूरत है, और इसको हथियाने के लिए, कब्जा करने के लिए जो है अपना यहाँ पे सभी सैनिक को पाकिस्तान भेज देता है। तो उस समय हुआ करते थे राजा जम्मू कश्मीर का कौन, हरि सिंह। तो हरि सिंह को मालूम था दोस्तों कि अगर एक बार पाकिस्तान के हाथ में जैसे इतना प्यारा सुंदर जम्मू कश्मीर चला जाएगा, तो ये फिर नेक्सलाइट के रूप में इसको उपयोग करेगा, और पाकिस्तान अच्छा देश नहीं था, इसलिए वो तुरंत क्या बोला, वो चिट्ठी लिखा किसको, वो चिट्ठी लिखा भारत को कि भाई आप आप जो है सैनिक भेजिए यहाँ पे, और हमको सेव कीजिए, क्योंकि हमको जो है आपका मदद चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर को यहाँ पे कब्जा करने के लिए अपना सैनिक भेज चुका है। लेकिन भारत बोलता है हरि सिंह को, हम आपको तभी हेल्प कर सकते हैं जब आप भारत में मिलिएगा, अन्यथा हम लोग जो है आपको हेल्प नहीं कर सकते। तो हरि सिंह क्या बोलता है, ठीक है, हम जो है आपके साथ में भारत में मिलने को तैयार हैं, ठीक है। तो तब तक यहाँ पे जो है पाकिस्तान के द्वारा सैनिकों को भेजा जा चुका था, और कुछ चीजों पे यहाँ पे क्या किया, कब्जा किया जा चुका था। और तब तक यहाँ पे जैसे ही भारत का सैनिक जाते हैं, फिर इन लोगों को मार के यहाँ से भगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चलते 27 अक्टूबर को जो यहाँ पे प्रति वर्ष इन्फेंट्री दिवस यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, जो कि एक तरीके से विजय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। छात्र और नवाचार दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाल ही में आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो हाल ही में आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष जो है डॉक्टर विवेक देवराज जो है 2 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। फिगर के भी आप माध्यम से देख सकते हैं। इस परिषद का जो गठन किया जाता है दोस्तों, ना ही भारत के संविधान का अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ना ही किसी भी अधिनियम के तहत किया जाता है। ये जो है केंद्र सरकार का
अनुमति के तहत यहाँ पे जो है आर्थिक सलाहकार परिषद का यहाँ पे गठन किया जाता है। तो जिसका अध्यक्ष जो है अभी डॉक्टर विवेक देवराय को 2 साल के लिए बनाया गया है। एक्वर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, मतलब एक्वर्थ समिति जो है दोस्तों उसी के सिफारिश पर आम बजट अलग पेश होगा और रेल बजट अलग पेश होगा, लेकिन बाद में फिर से विवेक देवराय समिति के द्वारा आम बजट और रेल बजट को फिर से एक कर दिया गया और अभी तो आम बजट और जो है रेल बजट जो है एक ही साथ यहाँ पे बजट को पेश किया जाता है 2017 से। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? एम.के. सिंह हो जाएंगे और वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष के.सी. नियोगी हो जाएंगे और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आयोग हो जाएगा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों ये क्या है? ये एक तरह का सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि ये जो अग्नि 5 है दोस्तों, ठीक है, अग्नि 5 जो है इसको यहाँ पे डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है और डीआरडीओ के द्वारा ही जो है भारत का उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में इसको टेस्ट किया गया और ये जो मिसाइल है दोस्तों 2000 किलोमीटर तक इसको क्या कर सकता है? फायर कर सकता है। अगर हम लोग न्यू दिल्ली से अगर इसको बैठ के छोड़ देंगे तो चाइना साफ, पाकिस्तान तो ऐसे ही साफ हो जाएगा। तो ये लॉन्ग रेंज वाला सतह से सतह मार करने वाली क्या है दोस्तों? ये एक तरह का मिसाइल है, आप फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं कि 1983 में एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट एक कार्यक्रम किया गया था और तथा इसमें बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की बात की गई थी। सीधा सा बात को समझिएगा कि 1983 में एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम किया गया और उसमें कहा गया कि हम लोग क्या निर्माण करेंगे? बैलिस्टिक मिसाइल बनाएंगे। तब तक हम लोग के साथ में कोई भी मिसाइल नहीं हुआ करता था और इसीलिए क्या बोला? कितने तरीके का? 5 तरीके का। तो याद रखिएगा आप लोगों, ये एक राज्य का नाम है पटना। ठीक है, पटना। तो ये होगा पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग और ए से आकाश। तो ये पटना नाम से जो 5 मिसाइल है दोस्तों उसको बनाने का बात कौन कहा था? ये कहे थे हम लोग के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी। उसी के तहत जो है यानी पिछले बार जो है अग्नि 5 का यहाँ पे सफल परीक्षण किया गया, जो कि आप यहाँ पे फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं। अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। 2000 किलोमीटर का ये सतह से सतह मार करने वाली क्या है दोस्तों? ये एक तरह का ये मिसाइल है। हाल ही में आर्यभट्ट अवार्ड से सतीश रेड्डी जी को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। डीआरडीओ के अध्यक्ष हो जाएंगे सतीश रेड्डी जी और इसका स्थापना जो 1 जनवरी 1948 को किया गया था। और नाग क्या है? एक तरह का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है दोस्तों। और आकाश, देखिए नाग आप लोग यहाँ पे नाम से भी मालूम कर सकते हैं। आकाश, आकाश कहाँ है? आसमान में ना। तो सतह से हवा में मिसाइल है दोस्तों, सतह से हवा में मार करने वाली एक तरह का क्या दोस्तों? मिसाइल है। ठीक है, चलिए यूपी में राम कथा पार्क का नया नाम क्या रखा गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा क्वीन थे सॉन्ग ऑफ के। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और चकुला और नौटंकी डांस जो है दोस्तों यूपी का ही है यहाँ पे। और महापरिवहन निर्माण, ठीक है, कुशीनगर, याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी कहाँ है दोस्तों? यहाँ पे मेरठ यूपी में हो जाएगा। और टेराकोटा का जीआई टैग आपको गोरखपुर यूपी को दिया गया है। टेराकोटा एक तरह का मिट्टी होता है, उससे हम लोग यहाँ पे विभिन्न तरीके से यहाँ पे क्या नक्काशी करके उसको डिजाइन को बना सकते हैं, मूर्ति बना सकते हैं। तो टेराकोटा का जीआई टैग यूपी गोरखपुर को, मतलब गोरखपुर यूपी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में किया गया है। आप लोग को इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पहला रेडियो ओवर इंटरनेट जो है वो आपका कोलकाता में उद्घाटन किया गया है दोस्तों। आप यहाँ पे फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं, देख रहे हैं, ये आपका हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या पोर्ट, जो कि कोलकाता में है। ठीक है, इसको भी ये नाम चेंज करके इसको रखा गया है श्यामा प्रसाद। वहां पे क्या किया गया है? भारत का पहला रेडियो जो ओवर इंटरनेट है उसका सिस्टम को यहाँ पे चालू किया गया है। अब इसमें होगा क्या? ठीक है, इसमें होगा क्या? इसमें आप थोड़ा सा इसको समाधान के लिए समझिएगा दोस्तों कि
ये जो सिस्टम है एक लंबी दूरी के समुद्री संचार समाधान है। ठीक है, मान लीजिए कि समुद्र में आप जा रहे हैं तो समुद्र में आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा, तो उसके लिए लंबी दूरी और समुद्री संचार समाधान है, जिसमें विशेष रूप से तूफान और खराब मौसम के दौरान सहायता के लिए किया गया है। मान लीजिए कि आप समुद्र में जा रहे हैं, जहाज तो चलते रहता है, लेकिन कब तूफान आएगा, कब यहाँ पे खराब मौसम होगा, ये सब मालूम नहीं चल जाता है, जिसके कारण से बहुत बार जो है दुर्घटना हो जाता है और नाव डूब जाता है। ठीक है, यानी कि बोट डूब जाता है। तो उसके तहत यहाँ पे जो है इस सिस्टम को अपनाया गया ताकि हम लोग जो है इससे तूफान से और खराब मौसम होने से बच सके और हम लोग अलर्ट हो जाए। और इसके जो है ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस संचार का ROPID मोड का उपयोग करते हुए ROIP मोड का उपयोग करते हुए हैंडसेट के जहाजों को कोलकाता से रेडियो के माध्यम से सीधे संचार किया जाएगा। यानी कि इस पोर्ट से, ठीक है, जैसे कि एयरपोर्ट से हवाई जहाजों को सबको कंट्रोल किया जाता है ना, उसी तरीके से इस पोर्ट से ही यहाँ पे जो है सभी शिप को, सभी जहाजों को, पानी जहाज को यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा और ये जानकारी दिया जाएगा भाई कि इसमें जो है अभी तूफान आने वाला है, मौसम अभी खराब होने वाला है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, भारत का पहला राज्य केरल है जिसने खुद को ओवर द टॉप घोषित किया है दोस्तों, और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता है, जो कि पहले पे हम लोग देख चुके हैं। और कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा गया है और सोलर ट्री दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में स्थित है। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। और हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की रक्षा मंत्री बन चुके हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। आप यहाँ पे फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं। तो कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम है जस्टिन ट्रूडो जी, और वहां के रक्षा मंत्री हो जाएंगे भारतीय मूल अनीता आनंद। ठीक है, और कनाडा में जो अभी पार्टी है वो लिबरल पार्टी का ये सरकार बनी हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जस्टिन ट्रूडो यहाँ पे क्या होंगे, कनाडा के PM हो जाएंगे, और वहां का जो रक्षा मंत्री है, ठीक है, उनका नाम हो जाएगा यहाँ पे अनीता आनंद जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री का नाम हो जाएगा जेनेट येलेन जी, और असम की पहली महिला वित्त मंत्री का नाम हो जाएगा अजंता नियोगी। और वहीं पे कनाडा के विनीपेग, ठीक है, विनीपेग मंडी विश्व के सबसे बड़ी मंडी है जो कि गेहूं वहां पे मिलता है। यानी कि कनाडा का जो विनीपेग मंडी है विश्व का सबसे बड़ा मंडी है जिसमें कि गेहूं का बाजार लगता है। और मॉन्ट्रियोल कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये भी कनाडा में है। और 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियोल प्रोटोकॉल किया गया था, जो कि यहाँ पे वातावरण से, इन्वायरमेंट से संबंधित है। ठीक है, चलिए, विश्व के सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश भी कनाडा हो जाएगा। और अगर भारत का पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका गुजरात राज्य। और ओजोन परत जो है समताप मंडल में ये मिलता है। ठीक है, आप इसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, ये हो गया आपका धरती, 0 से 10 किलोमीटर समताप मंडल मिलेगा, उसके बाद 10 से 50 किलोमीटर आपका देखिए यहाँ पे ओजोन जो परत है आपका 10 से 50 किलोमीटर के बीच में ही यहाँ पे आपका समताप मंडल में ही मिलेगा। ठीक है, और पहला वाला को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, चलिए, और समताप मंडल को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संभव जागरूकता कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों, तो MSME मंत्रालय के द्वारा जो है संभव जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसके तहत जो है जो भी स्टूडेंट है उसको उद्यमशीलता जागरूकता पैदा करने के लिए ये कार्यक्रम को शुरुआत किया गया है। और मतलब इस कार्यक्रम के द्वारा स्टूडेंट को यहाँ पे जागरूकता अभियान चला जाएगा। और MSME मंत्रालय के मंत्री हो जाएंगे नारायण राणे जी। ठीक है, और हाल ही में अमेजन ने किसानों के लिए क्या किया दोस्तों, किसान स्टोर मंच लॉन्च किया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे अमेजन के द्वारा कुछ भी सामान को खरीद सकते हैं, उसी तरीके से अब अमेजन जो है किसानों के लिए भी एक किसान स्टोर लॉन्च किया है, जिसके तहत किसान जो है किसी भी सामान को, अपना जरूरत का सामान को खरीद सकते हैं खेती बाड़ी से रिलेटेड। और तेलंगाना सरकार जो है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके तहत जो कोरोना काल में जो दवाई को मंगाया जाएगा हवा के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में गोवा में किस फाउंडेशन के महिला स्वास्थ्य गोवा की पहल की शुरुआत की है, तो यू कैन फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, और ये जो है युवराज सिंह का जो है दोस्तों ये आपका फाउंडेशन हो जाएगा। यूवी कैन फाउंडेशन जो है युवराज सिंह का फाउंडेशन है। और इसके तहत यहाँ पे क्या होगा, स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य गोवा की पहल जो है लॉन्च किया गया है। और स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य गोवा पहल की शुरुआत गोवा में यूवी कैन फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। यूवी कैन फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे किया गया है। ठीक है,
और ये पहल यू वीकेंड जो है फाउंडेशन, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आइकन युवराज सिंह का द्वारा संचालित किया गया है दोस्तों। और इस कार्यक्रम में एसबीआई, ठीक है, और एक यहाँ पे जो है, यहाँ पे एसबीआई के साथ में यहाँ पे गोवा सरकार भी इसमें साथ दे रही है, ठीक है, किसमें, यू वीकेंड फाउंडेशन को। और इसके तहत क्या किया जाएगा दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, को ठीक किया जाएगा। जितने भी महिलाओं को जो है ब्रेस्ट कैंसर है, स्तन कैंसर है, उसको जो है आई ब्रेस्ट तकनीक के द्वारा जो है निःशुल्क रूप से जो है स्तन कैंसर का यहाँ पे इलाज किया जाएगा। क्योंकि आप लोग को मालूम है वर्ल्ड कप के दौरान जो है युवराज सिंह कैंसर से लड़ रहे थे, और उसी के तहत यहाँ पे गोवा में जो है स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। और इसमें जो है यू वीकेंड जो फाउंडेशन है उसमें एसबीआई और गोवा सरकार भी इसको साथ दे रही है। इसमें सीधा सीधा मोटा मोटी बात यही हो जाएगा कि यू वीकेंड जो है एक स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य गोवा जो लॉन्च किया गया, इसमें गोवा सरकार और एसबीआई का दोनों का साथ है। और इसमें जो है महिलाओं का स्तन कैंसर का निःशुल्क जांच किया जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस अभियान में महिलाओं का जो स्तन कैंसर है उसका आई ब्रेस्ट तकनीक से जांच किया जाएगा। और सिग्मो फेस्टिवल का संबंध जो है गोवा राज्य से है, और भारत का न्यूनतम संख्या वाला राज्य भी गोवा हो जाएगा। और समान सिविल संहिता गोवा राज्य में लागू हो चुका है, और अनुच्छेद इसका क्या हो जाएगा, 44। अब समान सिविल संहिता क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा, कि किसी भी राज्य में सभी जाति के लिए एक समान क्या हो जाएगा यहाँ पे धर्म, इसको बोलते हैं समान सिविल संहिता। चलिए, इस पे ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूंगा अभी, ठीक है। चलिए, सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में, जो कि पहले बात कर चुके हैं, गोवा का सीएम हो जाएंगे प्रमोद सावंत जी, और गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कशन पहले हम लोग कर चुके हैं। हाल ही में गो ग्रीन योजना गुजरात राज्य के द्वारा इसको शुरुआत किया गया है। गो ग्रीन योजना, सबको मिलेगी ई वाहन। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो गो ग्रीन योजना है इसको कौन शुरुआत किया है, गुजरात राज्य के द्वारा इसको शुरुआत किया गया है। इसमें क्या होगा, इसमें सरकार ये भी बोल रहा है कि जितने भी लेबर लोग हैं, ठीक है, जितने भी लेबर लोग हैं जो कि काम करने के लिए जाते हैं, तो उनको जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए बोला गया है। अब यहाँ पे बोलिएगा कि सर उन लोग को खरीदने के लिए बोल दिया गया है, तो उन लोग इतना पैसा कहाँ से पाएगा, जो जितना भी लेबर है सभी लोग जो वहां पे सभी लेबर जो यहाँ पे खरीदने के लिए बोल दिया गया है। तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राज्य के निर्माण और औद्योगिक क्षेत्र के कामगारों की रियायती दरों पर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने की योजना सोमवार को शुरू की गई है। और इसके तहत याद रखिएगा, इसके तहत जितने भी लेबर लोग हैं उसको आवागमन करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए बोला गया है। और इसमें जो है 30%, उस बैटरी वाला गाड़ी जो 30% दाम जो है कौन देगी, यहाँ पे सरकार देगी, और बाकी जो 70% है वो आपको लगाना पड़ेगा। यानी सीधा सी बात यह है कि पर्यावरण को देखते हुए यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहन को शुरू करने का मुहिम छेड़ा जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी केवड़िया गुजरात हो जाएगा। और रानी की वाव का चित्र जो है 100 रुपए का नोट पर है दोस्तों, जो कि 2014 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। और धौलावीरा 40वीं हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, जो कि आप फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं। और 39 नंबर का रामप्पा मंदिर है, जो कि यहाँ पे हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट, दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी से लेकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था दोस्तों। और आजादी का 75वीं वर्षगांठ पर दांडी यात्रा से ही अमृत महोत्सव को शुरू किया गया है। आप इसको फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं। आजादी का 75 वर्ष हो गया। 38 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि उड़ान 2.0 किस मंत्रालय के पहले तो नागरिक उड़ान मंत्रालय, ठीक है, उसके मंत्री हो जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। और इसका उद्देश्य ये है कि जो भी किसान लोग जितना भी खेती बाड़ी से जो भी फसल उपजाएगा उसको किसी बिना बाधा से उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए कृषि उड़ान 2.0 जो है कार्यक्रम पहल जो है शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए, आप आपको इसको जानकारी दे चुके हैं दोस्तों, ठीक है।
जो कि पहली किसान रेल जो है देवासाली से दानापुर महाराष्ट्र से और बिहार तक इसको चलाया गया था 7 अगस्त 2020 को। देख सकते हैं आप कि देश की पहली किसान रेल कब शुरू की गई थी? 7 अगस्त 2020 को। कहां से कहां तक? महाराष्ट्र से बिहार तक। ठीक है, चलिए 39वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सितंबर 2021 में ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा नजमा बोडेम रोमधाने। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, पीएम पोषण योजना का संबंध किससे है दोस्तों? तो स्कूली बच्चों से संबंध है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लूसी मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? तो नासा से हो जाएगा। और तियानवेन मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से? चीन से हो जाएगा। और अरब सागर में आया शाहीन चक्रवात का नामकरण किसने किया था? तो कतर में। और हाल फिलहाल में जो चक्रवात आया था उसका नाम था गुलाब, ठीक है, और उसका नामकरण किया था कौन? पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 किस एक भारतीय एनजीओ को दिया गया दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट को यहाँ पे दिया गया है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने कौन से हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वैनसोंग 8 जो है यहाँ पे इसको कार्यक्रम जो इसको मिसाइल को लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसने भारत के पहली जेंडर न्यूट्रल ह्यूमन पोपिलोमा वायरस वैक्सीन गार्डिसिल 9 को लॉन्च किया गया है? तो एमएसडी इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में लॉन्च किया गया डिजी सक्षम किसकी संयुक्त पहल है दोस्तों? तो हो जाएगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के द्वारा। किस राज्य में नट संकीर्तन उत्सव शुरू किया गया दोस्तों? मणिपुर के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट किताब को भी देख लेंगे जो कि सुरेश रैना का यहाँ पे बुक है बिलीव। ठीक है, तो सुरेश रैना का बुक हो जाएगा बिलीव। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सचिन तेंदुलकर का जो किताब का नाम हो जाएगा प्लेइंग इट माई वे, इनका ये क्या हो जाएगा? ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरभ गांगुली का बुक है दोस्तों। उसी तरीके से विवेक लक्ष्मण जी का यहाँ पे बुक होगा 281 एंड बियॉन्ड। उसी तरीके से बात करें हम लोग द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो युवराज सिंह का हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे बात करें मास्टर माइंड का तो विश्वनाथन आनंद जी का ये बुक हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आई एम नॉट ए मसीहा, आई एम नो मसीहा, तो सोनू सूद जी का यहाँ पे किताब हो जाएगा। ठीक है, और अनुपम खेर जी का किताब जो योर बेस्ट डे इज टुडे, यानी आज आपका बहुत ही खास दिन है। नेक्स्ट हम लोग देते हैं चेकबुक एंड ऑथर स्टोरीज का, तो यहाँ पे डॉक्टर विनोद और सुदिनी का इनका बुक हो जाएगा दोस्तों। और एपीजे अब्दुल कलाम का बुक हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर, इनका ये क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, डेविड डायो का बुक है। वहीं पे बात करें द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, तो यहाँ पे आप मेरिया का लुकास रिजवेल्ड का ये बुक हो जाएगा। वहीं बात करें हम लोग गीता रहस्य कर्मयोग, तो ये होगा आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का बुक का नाम हो जाएगा मेरी 51 कविताएं। ठीक है, नेक्स्ट वहीं हम लोग बात कर लेते हैं कि सुगी ब्रेन का तो बुक हो जाएगा यहाँ पे डगलस स्टुअर्ट जी का। ठीक है, और द फ्यूचर ऑफ इंडिया किनका बुक है? तो बिमल जलान जी का ये बुक है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय जी का हो जाएगा। वहीं पे बात करें द व्हाइट टाइगर तो अरविंद अडिगा जी का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और शरद पगारे जी का बुक है पाटलिपुत्र की सामग्री, जो कि 30वां ब्याह सम्मान का घोषणा किया गया था। वहीं पे बात करें हम लोग कास्ट तो बी आर अम्बेडकर जी का हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस तो अरुंधति रॉय जी का हो जाएगा। वहीं पे बात करें हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज का तो जोखा अल्थिया का हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पे हम लोग बात करें नेक्स्ट हम लोग किताब का बात करें तो दी ग्रेट इंडियन नोवेल, तो ये शशि थरूर जी का बुक हो जाएगा। वहीं पे आज का लास्ट हम लोग देखते हैं वन डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी, तो ये हो जाएगा फान फांग जी का। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन हेल्पफुल हुआ होगा, आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और इस वीडियो का पीडीएफ पाना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है विकास ऑनलाइन एजुकेशन। और आज का सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आज का सेशन अच्छा लगा एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।